क्या आप अपना घर बनाने की योजना बना रहे हैं या फिर आप किराए के मकान में रहकर पछता रहे हैं? क्यों ना मैं अपना मकान खरीद लूं, इस तरीके की योजना बना रहे हैं? तो फिर यह वीडियो आप ही के लिए है। सो दिस इज किशोर हियर, फाउंडर एंड CEO ऑफ ट्रेडरजी। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये बस एक एक्सेल है और इस एक्सेल शीट में हम क्या करने जा रहे हैं। अगर आप एक मकान खरीदने जाते हैं और लगातार इसकी क्या कीमत होने जा रही है और उसके बाद अगर आप इसकी EMI पे कर रहे हैं और इसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी होगी, उसे हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर इंडिया में हम एक मकान खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए हम तमिलनाडु में एक मकान खरीदने जा रहे हैं, चेन्नई के मेन एरिया को छोड़ करके आप आइए हम कहें अरुम्बाकम, कोडम्बाकम, कोयम्बेड, इन जगहों के अलावा थोड़ा और इससे हटकर आप पोरूर जैसी जगह में अगर अपना मकान खरीदते हैं, अगर आप एक फ्लैट खरीदेंगे तो इसकी कीमत आपको 50 लाख रुपए होगी। आपने योजना बनाई है कि 50 लाख का मैं एक फ्लैट खरीदूंगा। अब आप इसका जो इनिशियल पेमेंट है वो कितनी देंगे ना, तकरीबन कोई 20% आप इसकी इनिशियल पेमेंट देंगे। उसके लिए आप 10 लाख रुपए देंगे। 50 लाख रुपए का जो मकान है, बाकी का जो कीमत है उसका आप लोन लेंगे। अब जो बच गया है 40 लाख का हम क्या करने जा रहे हैं, एक लोन लेकर के उससे 25 साल का एक लोन ले लेते हैं। आप लोन लेकर के अगर उसकी EMI आप देखेंगे तो एक महीने का 32,209 रुपए आपका हर महीने की EMI होगी। या तो ये EMI आप भर रहे होंगे या इस EMI को भरने जा रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अब क्या होगा कि हर महीने 32,000 हम EMI देंगे। और कुछ लोग सोचेंगे कि मैं 70,000 की मुझे सैलरी मिल रही है, 60 से 70,000 की सैलरी ले रहा हूं, मैं 50% लोन दे करके बाकी के साथ में मैं अपने फैमिली मेंटेन कर सकता हूं, मैं क्यों एक किराए के मकान में रहूं? तो फिर क्यों ना मैं एक अपना ही मकान खरीद लूं। इस तरह की योजना बनाओगे। अगर आप 32,000 देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जब EMI शुरुआत होगी 40 लाख की EMI, 32,000 का प्रिंसिपल आपको कितना लिया जाएगा? अगर देखें तो नॉर्मल EMI कैलकुलेटर के द्वारा हम लोग देखते हैं तो इसी तरह से जाता है। पहला मंथली जो इंटरेस्ट होगा वो 28,000 आपसे लिया जाएगा। आगे चलते 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 ये घटता चला जाएगा। क्या हो रहा होता है, आपका इंटरेस्ट ही जा रहा होता है। अगर इसी तरीके से आप इंटरेस्ट देते हुए आएंगे तो अगर आप अपना टोटल EMI देखेंगे जो आपने दिया होगा तो वो आपका 96,62,000 आपका EMI होगा। कितने के लिए? जो आपने 40 लाख का लोन लिया है उसके लिए। 40 लाख के लिए आपने कितना पेमेंट की है उन्हें? 96 लाख रुपए। यह जो कीमत है आपके इंटरेस्ट के साथ है। अगर आप देखें कि आपने इंटरेस्ट ही सिर्फ इसमें कितना दिया हुआ है तो यह आपका 56 लाख रुपीस है। यह आपका सिर्फ इंटरेस्ट है। ये मैंने 25 साल के लिए बताया है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब हाउस लोन लेते हैं तो 25 साल के लिए होता है। लोग मिनिमम 25 से 30 साल के लिए लोन लेते हैं। उसी को मैंने नॉर्मली अभी लिया हुआ है। अब इसमें इंटरेस्ट रेट मैंने कितना डाला हुआ है? 8.5%। अब आप देखिए 40 लाख के लिए हमने 96 लाख दिया है और उसमें से इंटरेस्ट हमने सिर्फ कितना दिया हुआ है? 56 लाख इन 25 सालों में। अब ये कौन सा कैलकुलेशन है आपके लिए? महीने दर महीने आपने जो अपना पेमेंट EMI उनको दी है, सारा पेमेंट को लेकर के हमने ये कैलकुलेशन बनाई है। इस एक्सेल को मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप इसे देख सकते हैं। अगर आपके मकान के लिए इसे देखना हो तो आप इसे देख सकते हैं। अब 25 साल के बाद में इस मकान की वैल्यू कितनी होगी, आइए हम उसे देखते हैं। अब मकान की जो कीमत होगी वो होगी 25 साल के बाद में 1,22 लाख रुपए। अब मैं इस निचोड़ में कैसे पहुंचा हूं? इंडियन हाउसिंग मार्केट के मुताबिक ये कैसे ग्रो आता है? साल का 3.8% यह ग्रो होता है हर साल। 3.8% ये एक एवरेज दिया गया हुआ है। अब देखिए हर साल 3.8% नहीं, कभी 4% भी हो सकता है, कभी 3% भी हो सकता है, क्योंकि हाउसिंग मार्केट जो होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। 20 साल पहले जो हाउसिंग मार्केट था वो आज के समय में नहीं है। अब ये बिल्कुल बदल चुका है। अगर 3.8% एवरेज हर साल ये ग्रो होता है तो वही 50 लाख का मकान आपके लिए 25 साल के बाद में ये कितना बढ़ सकता है? 1,22,37,000 रुपए इसकी कीमत हो सकती है। उसी चीज को मैंने यहां लिख रखा हुआ है। 50 लाख का जो मकान था उसकी कीमत 25 साल बाद में कितनी आ जाएगी? 50 लाख के मकान की कीमत 25 साल बाद 1,22,00,000 रुपए हो जाती है। अगर हम देखें कि हमने कितने पैसे दिए हैं इस मकान के लिए, 1,06,00,000 रुपए। अगर आप देखें तो EMI आपने सिर्फ कितनी दी हुई है? 96 लाख रुपए। और उसके साथ में हमने डाउन पेमेंट दी थी ना, ये हमने 10 लाख रुपए दिए थे। इसको और इसको आप दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको कितना आएगा? 1,06,00,000 रुपए आएंगे। मगर अब इसकी वैल्यू कितनी है? 1,22,00,000 रुपए। कब? 25 साल बाद।
अब हमारे पास में जो नेट प्रॉफिट मिल जाता है वो कितना आ जाता है? 15,75,000 रुपए। अगर आप 25 साल बाद इस मकान को बेचते हैं तो यह मकान आपको 15 लाख रुपए देता है। एक और चीज अभी इसमें हमें देखनी होगी कि हमने इसमें डेप्रिसिएशन अभी डाला नहीं है। अगर आप इंडियन हाउसिंग मार्केट में देखते हैं तो डेप्रिसिएशन 5% होता है, और अगर आप इंडियन हाउसिंग मार्केट में देखते हैं तो डेप्रिसिएशन को अगर आप देखते हैं तो घर की कीमत गिर जाती है। अब मैंने इसमें डिप्रिसिएशन को ऐड नहीं किया है। अब यही नहीं, इसमें आपका मेंटेनेंस भी आता है। अगर आप 15 लाख रुपए जब देखते हैं तो अगर इसमें से आप डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस अगर घटा दें, मैं अब आपको क्या बताना चाहता हूं, उदाहरण के रूप पर आपने 50 लाख देकर के एक फ्लैट खरीदा। अब फ्लैट का एक यूडीएस वैल्यू होता है। अगर आखिर में जाकर के इस फ्लैट को तोड़ना पड़ गया तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो सिर्फ जमीन के टुकड़े का होगा, बिल्डिंग का कोई कीमत नहीं होगी, सिर्फ जमीन की कीमत रह जाएगी। अगर आपने 1500 स्क्वायर फीट में एक फ्लैट खरीदा है तो इसका जो यूडीएस होगा वो आपको 700 से 800 ही मिलेगा। अगर आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतना ही मिल जाए तो ये बहुत होगा, अगर ये एक फ्लैट है तो। या फिर आपने जमीन लेकर उस पर मकान बनाया है तो एक अलग सिनेरियो रहेगा। अब ये आपका टोटल वैल्यू है, मगर फिर भी 25 साल बाद उस बिल्डिंग की जो डिप्रिसिएशन है, बिल्डिंग की ज्यादा कीमत नहीं होती, यह तो कम होती रहेगी। अगर आप डिप्रिसिएशन और मेंटेनेंस को दोनों को जोड़ लेते हैं तो आपको फाइनली ये आपको 15 लाख नहीं जाएगा, मगर ये तो नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव आने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी इतनी चीजें होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? अपना मकान खरीदा, यही सही है। इंडियन लोगों का ये माइंडसेट है, इसमें कोई गलत नहीं है। अपना मकान खरीदना एक अच्छी बात है। हम लोग क्या खरीद रहे हैं और कितनी कीमत में खरीद रहे हैं, यही अहम बात है। अब आइए हम कहते हैं ये हमारे एक्चुअल फैक्ट्स हैं। 25 साल आपने ईएमआई भर करके जो कुछ खरीदा वो यही है। मान लीजिए इसकी जगह में अगर मान लीजिए आप एक किराए के मकान में हैं, अब इससे क्या आएगा, आइए हम उसे देखते हैं। मान लीजिए हम लोग एक किराए के मकान में हैं। आइए हम कहें ये जो 50 लाख का मकान है, उसी एरिया में वैसा ही मकान बगल में अगर किराए पे मिल रहा है तो उसकी कितनी कीमत होगी, आइए हम देखते हैं। 50 लाख के मकान का अगर हम लोग किराया देखते हैं तो कितना होगा? 12,000 रुपए मिल जाएगा। मान लीजिए अगर 1 करोड़ का मकान है, उदाहरण के रूप पर अगर आप अरुम्बाकम में उसे ढूंढ रहे हैं तो मेरे ऑफिस के बगल में अगर 1 करोड़ 25 लाख का मकान अगर आप देख रहे हैं तो उसका किराया कितना होगा? अगर हम देखें तो 20 से 22,000 रुपए मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 27,000 तक जा सकता है। अब यहां पर क्या होता है, अगर 50 लाख का मकान अगर देखें तो इस एरिया में आपको कितना आएगा? 10,000, 12,000, 13,000 इतना मिल सकता है। 50 लाख के मकान का किराया कितना? 12,000 रुपए। उस मकान को खरीदने की बजाय अगर आप बगल में ही एक किराए का मकान ले लेते हैं तो आप कितना पे कर रहे होंगे? 12,000 हर महीने में। अब हर साल जो किराया बढ़ता है वो कॉमन में ले रहा हूं कि कितना बढ़ता है। किसी घर में 500 रुपए बढ़ा रहे होंगे, किसी मकान में 1,000 रुपए बढ़ा रहे होंगे, नहीं तो 5% बढ़ाते होंगे हर साल में। और अगर उसमें देखें सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना आपने दिया होगा? 1 लाख रुपए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया होगा। मेंटेनेंस के लिए 1,000 रुपए, दोनों का मिला करके महीने का आपका खर्च कितना होता होगा? 13,000 रुपए। मान लीजिए अगर इस ऐसे ही आप 25 साल किराए के मकान में रहते हैं और आपने कितना पे किया होगा, अगर हम उसे देखते हैं तो आपने 75 लाख रुपए दे दिए होंगे। आपने रेंट में कितना दिया हुआ है? 75 लाख रुपए दिए हुए होंगे। अब इन दोनों में हमें देखना है कि 75 लाख रुपए किराए के मकान में दिए हुए 25 साल में वो बेहतर है या फिर अपना खुद का मकान खरीद करके 25 साल के बाद में 50 लाख की जगह में 1 करोड़ 22 लाख रुपए दिए वो ज्यादा बेटर है। अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं तो एक रेंट के मकान में रहना उतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास में एक एसेट है, मगर रेंट में जब हम लोग रह रहे हैं 75 लाख रुपए हमारा कोई एसेट नहीं है, मगर ये हम गवा चुके हैं। मगर यहां पर हमें और एक चीज समझनी होगी, इस 75 लाख में 25 साल में हमने रेंट कितना डाला? 12,000 सिर्फ। मगर वही अगर आप यहां देखेंगे तो ईएमआई हम लोग कितना दे रहे थे? 32,000 रुपए। 12,000 किराए मकान की जगह में 32,000 रुपए हम लोग दे रहे थे, तो फिर बैलेंस का क्या? आइए हम कहें 32,000 से हम लोग क्या है इसे घटा देते हैं, 12,000 हमारे रेंट का हमने दिया। अब इसमें से जो 20,000 रुपए बचते हैं, आइए हम कहें अगर हम लोग इससे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, आपने ये सोचा था कि मैं 32,000 दे दूंगा, मगर मान लीजिए इसी की जगह आप 12,000 रुपए रेंट पे कर रहे होते हैं तो 20,000 रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे। इस तरह से अगर हम लोग इन्वेस्ट कर लें तो क्या होगा, आइए हम इसे देखते हैं।
अब जैसे मैंने कहा 12,000 रुपए किराया और 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट। 20,000 भी रहने दीजिए, आप मान लीजिए हम सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपका टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 23,000 रुपए। अब 12,000 आपका किराया, 1,000 रुपए मेंटेनेंस, 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है, मगर अभी भी हमारे पास में 10,000 बाकी हैं। अब इस 10,000 को लेकर के मैं SIP में डाल रहा हूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब 10,000 डाल करके पर एनम में जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है एवरेज 14% हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 25 साल के लिए। अगर आप डाल दें तो 25 साल बाद हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 30 लाख रुपए हम लोग ने इन्वेस्ट कर दिए हैं, मगर हमारे हाथ में कितने हैं? अब 2.7 करोड़ हमारे हाथ में हैं 25 साल बाद। मगर जब हम SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना मिला? 2,70,00,000 रुपए। उसी तरीके की बिल्डिंग, वही साइज लेने के बावजूद भी आप 12,000 रुपए रेंट पे करके 10,000 SIP में डाल करके, मान लीजिए वहीं पर उसी फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर में आपका किराए का मकान था और दूसरे फ्लोर में वह बेच रहे थे और आपने जाकर के नीचे वाले मकान में किराए पर ले लिया और उसमें से पैसे बचा करके सिर्फ 10,000 रुपए आपने SIP में लगा दिए। तो महीने दर महीने आप अगर इसे डालते रहेंगे तो 25 साल बाद आपने कितना बनाया होगा? 2,72,00,000 रुपए। यह एक और सिनेरियो है। मान लीजिए आपने 20,000 को ही इन्वेस्ट कर दिया है, 12,000 अपने पास में रख करके आपने 20,000 को SIP के इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने डाल दिया है, इसे 25 सालों के लिए। तो इसने आपको कितना दिया होगा? 5.5 करोड़ एज अ रिटर्न आपको दे दिया होगा। 1 करोड़ 20 लाख या 5 करोड़, इसे हमें ही डिसाइड करना होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर, एक और अहम बात है, हमारी SIP 5.5 करोड़, मगर बिल्डिंग ने हमें कितना दिया है? 1 करोड़ 22 लाख रुपए, वही 25 सालों में, मगर SIP में 5.5 करोड़ आपको दिया गया है। एक और चीज क्या है, अब जो हमने SIP में डाला था, ये जो EMI था, इसे ही हमने तोड़ करके डाला है। 12,000 किराए के लिए दिया और 20,000 SIP में हमने इन्वेस्ट कर दिया। मगर यहां पर जो 10 लाख रुपए थे, और अगर हम इसे डिपॉजिट कर देते हैं, इस डिपॉजिट को हमने लंप सम इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, 10 लाख रुपए डिपॉजिट देने की जगह में, क्योंकि आप तो रेंटल में चले गए, अब ये 10 लाख ऐसे ही तो हमारे पास में पड़े हैं ना। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने रेंटल में दे करके, बाकी के पैसे अब 9 लाख रुपए आपने लंप सम में अगर डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, आइए देखते हैं। अब यहां पर हमने लंप सम कितना डाल दिया है? 9 लाख रुपए, 14% 25 साल के लिए। लंप सम में ही हमें 2 करोड़ और 38 लाख रुपए हमें वापस मिल रहा है। अब यहां पर क्या होता है, SIP में अगर आप 10,000 रुपए इस्तेमाल करते हैं, 2 करोड़ 72 लाख रुपए, और लंप सम में हमारे पास में 2 करोड़ 38 लाख रुपए। अब टोटली हमारे पास में हाथ में कितने आते हैं? लगभग 5 करोड़। अगर आप यहां पर 20,000 भी SIP में डाल देते हैं तो 25 सालों में आप 7 करोड़ 80 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर उसी पैसे को लेकर आपने एक घर खरीद लिया होता, आखिर में हमें कितना मिलता? आपको 15 लाख रुपए आते, मगर फिर भी ये नेगेटिव में होते, डिप्रिसिएशन और मेंटेनेंस की वजह से। अब आप ही विचार करके देखिए, क्या चीज अच्छा है, अपना खुद का मकान खरीदना या फिर रेंट में जाकर के उसी पैसे को 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर करके और 25 साल बाद में एक अच्छा एक मुनाफा उससे कमाया जा सके। मगर कुछ लोगों की सोच क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, चाहे जो कुछ भी हो, ये सारी कैलकुलेशन ठीक है, ओके है, एक अच्छा एहसास अपने घर में रह करके मैं उस चीज को महसूस करना चाहता हूं। एक और ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूं, इसे ब्रेक मेथड कहते हैं। अगर आप इसी SIP में अगर आप ब्रेक मेथड का इस्तेमाल करके आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपना खुद का मकान भी खरीद सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आज उसी मकान को खरीदने के बजाय 10 साल बाद आप उसे खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है, या तो फिर आप एक IT कंपनी में काम कर रहे हो सकते हैं या फिर कहीं और। अगर आपने 30,000 की EMI देने का फैसला कर लिया है, तो अगर आज आपकी उम्र 35 साल है तो 45 साल में जाकर मकान लेना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपकी उम्र आज 28 साल है तो 38 साल में आप खरीदेंगे तो, या 40 साल में खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। ये आपके लिए अच्छा क्यों रहेगा? अब इसी सिस्टमैटिक प्लान को अगर आप थोड़ा और इसे ब्रेक करते हैं, अब अगर साल दर साल आप इसे तोड़ेंगे तो आपका हाउसिंग प्राइस जो कि 3.8% साल दर साल बढ़ता है। अब जिस समय में आपने इस मकान को खरीदा तब इसका दाम 50,000 है, तो 13-14 साल बाद इसका जो कीमत है वो कितनी हो गई होगी? 80 लाख रुपए। अगर इतनी कीमत बढ़ जाती है तो ये बहुत है, गिर भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर एक एवरेज हम अगर इसकी कीमत लेंगे तो मान लीजिए जो इसका ग्रोथ रेट है उसको लेकर के 80 लाख रुपए इसकी कीमत हो सकती है।
अगर 13 साल बाद इसकी कीमत हमें 80 लाख रुपए मिल जाती है तो आप क्या कर सकते हैं? ये जो SIP है, आप 20,000 लगातार देते हुए आ रहे हैं ना, 25 साल के बीच में ही मान लीजिए 13वें साल में आप SIP को तोड़ दीजिए। 13 साल बाद में आपके पास कितना होगा? 80 से 90 लाख रुपए होंगे। आप SIP को तोड़ करके आप क्या कर सकते हैं? पूरा पैसा दे करके 14वें साल में आप नगद पैसे में मकान खरीद सकते हैं। मगर यहां पर और एक अच्छी बात क्या है, उसी 14वें साल में लमसम में आपके पास में कितना आ जाएगा? लगभग 56 लाख आपके पास में आ जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ है, 14 साल बाद में आपके पास में आप 26 साल या अपनी उम्र को 30 साल लगा लीजिए, और जब आप 40-44 साल की उम्र में मकान खरीदने की सोचेंगे, आप मकान भी पूरा दाम दे करके खरीद सकते हैं, आपके पास में लोन नहीं होगा, और जो आपने 56 लाख जो लमसम में डाला होगा वो भी आपको क्या है, बल्क में आता है। आपने मकान भी ले लिया और उसके साथ ही आपके पास में लमसम की जो कीमत है वो भी आपके पास मिल जाती है। और अब आप एक सेफ जोन में होंगे। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं अगर आप पूछेंगे तो, आज आपके पास में नौकरी है, सब ठीक है। कोविड में क्या हुआ था हम सब ने देखा, हमारे पास में कोई साइड इनकम नहीं थी, हमारे पास में कोई पैसिव इनकम नहीं थी, और क्या हो सकता है इसके बारे में कोविड हमें अच्छी तरह से बता चुका है। अब आप आने वाले 10 साल के बाद में आप सोचिए क्या होगा। 10 साल बाद हमारी नौकरी चली जाती है, आज 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए कमा रहा है, और 10 साल बाद में आपने क्या किया, मकान खरीद करके 32,000 की EMI आपने शुरू कर दी है। 10 साल बाद में नौकरी चली गई, अब क्या होगा? EMI भी दे नहीं पाएंगे, 10 लाख भी हमने डिपॉजिट डाल दिया है, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, वो पैसा मकान में फंस चुका है। EMI भी देनी है, अगर EMI नहीं दी जाएगी तो आपके मकान को सीज कर लिया जाएगा। इतनी सारी चीजें हैं, 10 साल बाद में क्या होगा किसी को नहीं पता। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 साल बाद किसी के साथ में भी ऐसा ना हो, अगर फिर भी एक मान ले अगर नौकरी चली गई और हमें EMI दे नहीं पा रहे हैं तो तब क्या होगा? जो 9 लाख रुपए आपने लमसम में डाला था, 10 साल बाद उसका क्या होगा? हमारे पास में 33 लाख हाथ में है, इसे हम कभी भी ब्रेक कर सकते हैं। अब 10 साल बाद में आपके पास में लमसम से 33 लाख रुपए मिल जाते हैं। SIP आप लगातार देते हुए आ रहे थे, 10 साल बाद वो भी हमारे पास में कितने हैं? 52 लाख। अगर उसे भी आप मिला लें, यहां पर आपके पास में 52 लाख हैं SIP के, और यहां पर आपके पास 35 लाख रुपए हैं लमसम के, लगभग आपके पास में 87 लाख हैं हाथ में। अब 10 साल बाद अगर आपकी नौकरी चली भी जाती है तो फिर भी आपके हाथ में कितना होगा? 87 लाख आपके हाथ में होंगे। आप जब चाहे इसे लिक्विडेट कर सकते हैं, SIP को तोड़ करके इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आप लमसम को भी ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सिर्फ इसे ब्रेक करके, मान लीजिए उदाहरण के रूप पर आप 10 साल बाद में SIP को ब्रेक कर लेते हैं, आप इसमें से भी 10 लाख रुपए लेकर के लीज में चले जा सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास में 40 लाख रुपए है ना, 40 लाख रुपए लेकर के आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इन दोनों को ब्रेक कर लेते हैं, आप 10 लाख 15 लाख या 20 लाख भी लीज के लिए दे सकते हैं रेंटल के बगैर, फिर भी आपके पास में 60 लाख रुपए हैं, और उसके साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। एक परिवार को देने लायक हम तरक्की कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपकी नौकरी चली जाती है, आपने पहले से ही इंश्योरेंस डाल करके रखी होगी, और अगर जो बचा 87 लाख जो आपके हाथ में है, मैं फिर भी अपने आप को सिक्योर महसूस करूंगा। अपना खुद का मकान ही सिक्योरिटी नहीं है, अपना खुद का मकान हमारे पास में है, मगर नौकरी चली गई है, मगर हर महीने का खर्च तो बार बार आता रहेगा ना। बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, खाना खरीदना है, राशन खरीदना है, पेट्रोल भी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, इंटरनेट का बिल होगा, इतने सारे बिल होंगे, और आप इन बिल्स को मैनेज करना होगा। और इसके अलावा आपको EMI भी आपको देनी है, आप कैसे मैनेज करेंगे? इसलिए हम लोग कहते हैं अपना खुद का मकान लेकर के उसी में अगर आप फंस के रह जाएंगे, आप अगर सिस्टमैटिक प्लान करके 10 साल का अगर आप योजना बनाएं, फिर आप इस तरीके से सोच लीजिए, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो खरीदना चाहते हैं मकान। मान लीजिए आपके पास में अपना खुद का मकान है, तो फिर आप इस योजना को अपने बच्चों के लिए इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, अभी वह 6 महीने का हुआ है, अभी वह 1 साल का हुआ है, अभी से अगर आप उस बच्चे के नाम पे सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आप इसके बारे में जरा सोचिए। आने वाले दिनों में अब इस 20,000 को लेकर अगर मैं इसे अपने बच्चे के नाम पे डाल देता हूं, अभी बच्चा 1 साल का है, और जब वो 21 साल का होगा उसके हाथ में 3 करोड़ रुपए होंगे। अब हम लोग भी सोचते हैं, हमारे माता पिता जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो सोचते होंगे, अगर हमारे माता पिता ने इस काम को किया होता तो आज हमारे हाथ में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए होते।
इसे सोचने की बजाय क्या हम इसी काम को अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं? तो फिर क्यों ऐसा ना किया जाए? हर कोई यही कहता है मैं तो अपने बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ। ये सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया है। उन्हें अपने बच्चों का सिर्फ पालन पोषण करना ही बहुत नहीं है, उनके फाइनेंस के लिए हमें एक अच्छी योजना बनानी चाहिए। आप 20,000 की जगह में आप उनके नाम पर 10,000 डाल दीजिए। चलिए आप 4,000 ले लीजिए। वही 4,000 रुपए भी 21 साल का होने के बाद में उसके पास में 60 लाख रुपए होंगे। आज हम में से कितने लोग सूद में पैसा लेकर के अपने बच्चों के शादी करवाते हैं? वे क्या करते हैं, अगर साधारण रूप में मैं कहूं, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। पहले जन्मदिन के लिए इतना पैसा खर्चा करेंगे, शादी ब्याह धूमधाम से करेंगे। ये बहुत अच्छा है, आप करें क्योंकि आपका पैसा है, मगर आप इसे एक योजना के तहत करें, मगर बाहर से लोन लेकर ना करें। लोन लेकर जब हम करते हैं, आखिर में आप EMI के पैसे देते रह जाएंगे। अगर आज ही आप 4,000 रुपए अपने बच्चे के नाम में अगर डाल देते हैं तो 20 साल के बाद में 60 लाख रुपए उसके पास में होंगे। और जब वे बच्चे आपके बड़े होंगे और जब वे कहेंगे कि मुझे एक बाइक ले दो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मेरे से मुश्किल है, मैं लेके दे नहीं सकता। उन दिनों में तो आपने बहुत पैसा खर्चा किए, आज क्यों कह रहे हो कि मेरे से हो नहीं सकता? क्यों हम ऐसे हालात में आकर पहुंचे? इसलिए आइए हम आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू करें। अगर आज ही आप इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करते हैं तो कल को आपके पास में एक अच्छा जीवन होगा। अब जब एक मकान खरीद करके आखिर में ये सारा डिप्रिशिएट होकर के लॉस में मकान जाता है, बजाय इसके अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे तो SIP को ब्रेक करने के बाद में भी 13 साल बाद 14 साल बाद आप एक अपना खुद का मकान खरीद सकते हैं। उसके साथ आपके पास में 50 लाख रुपए कैश में होगा। ये सही है, या फिर 32,000 रुपए EMI दे करके मकान भी बना करके 10 साल बाद में अगर कुछ हो जाता है, हाथ में कोई भी पैसा नहीं होगा, ऐसे हालात सही है? आप जरा इसके ऊपर विचार करके सोचिए, या फिर हम सही तरीके से योजना बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 25 साल ही पैसे देने होंगे, 25 साल बाद ही अपने मकान में ना जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप 10 साल बाद अपने खुद के मकान में चले जाएं। अभी आपकी उम्र 21 साल है, 35 साल में अपने खुद के मकान में जाना गलत बात नहीं है। या फिर 21 साल में ही अपनी नौकरी में जा रहे हैं, अच्छी नौकरी मिल जाए तो 40,000 50,000 सैलरी हो सकती है, या फिर आपके पास में 30,000 25,000 मिलते हैं, 5,000 से शुरू कर लें। आप मान लीजिए 21 साल से एक जवान लड़का शुरू कर सकता है, हर महीने 4,000 रुपए आप ले लीजिए, लगातार इस अमाउंट को देते हुए आ रहा है। 20 साल आप ले लीजिए, 40 साल बाद आपके हाथ में 50 लाख रुपए होंगे। उन दिनों में आपकी जो तनख्वाह है वो भी बढ़ चुकी हुई होगी ना। इसमें भी आपके स्टेप्स हैं। इन बातों के बारे में मैं एक और वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी चाहिए। नया एक आदमी जब ज्वाइन कर रहा होता है तो उसका फाइनेंशियल किस तरह से प्लान करना है, इसे हम एक और वीडियो में देखेंगे। अगर आप इसे ध्यान से इसके बारे में सोचें तो आप चाहे जो भी मकान खरीदें, पूरे पैसे लेकर के आप मकान में डाल देंगे तो डिपॉजिट दे करके, EMI भी हर महीने भर करके, आखिर में मान लीजिए 10 साल बाद 15 साल बाद अगर कुछ हो जाता है तो हमारे पास में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो वो मकान भी हमारा पूरी तरीके से हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक वह लोन में है। इस तरह की परेशानियों में पड़ने की बजाय आप 10 साल का गैप रख करके सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके 10 साल बाद 12 साल बाद SIP को ब्रेक करके एक मकान भी खरीद करके और जो आपके लमसम का जो अमाउंट है उसे भी लेकर के आप, तो यह आपके लिए एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। इसलिए हमारी आप पुरानी वीडियो भी देखें, क्यों इंडियंस 7% हर साल गवाते हैं, और उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हमने साफ साफ बताया है। आप उस वीडियो को भी जाकर के देखें, आपके लिए बहुत ही एक मददगार साबित होगी। किराया का मकान अच्छा है या खुद का मकान अच्छा है, अगर आप देखें फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे बेटर है। अगर आप सही तरीके से प्लान बनाते हैं तो आप खुद का मकान भी खरीद सकते हैं और उसी समय में सिक्योरिटी यानी कि सिक्योर्ड लमसम अमाउंट भी आपके पास में होगा। अगर आप इसी तरीके से जाएंगे तो आने वाले 10 साल 15 साल के बाद भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं अपने खुद के मकान के साथ, और एक सिक्योर्ड अमाउंट आपके बैंक के खाते में भी होगा। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। आप सही प्लान बनाएं। अगर आप और भी इसे डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ये एक्सेल को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, कमेंट्स कीजिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।